ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਮਿਟ 2014 ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਖਾਦ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਔਰ ਚਰਚਾ, ਜਿਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡਾਇਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋर्ट ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। सबका इस समिट के प्रोग्रेसिव पंजाब एग्रीकल्चर समिट के अंतिम सेशन जो कि किसानों की आर्थिक स्थिति पर विचार करने के लिए रखा गया है, बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज यहाँ पर किसानों की आर्थिक स्थिति पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया जाएगा, किसान भाइयों को सुना जाएगा, एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स, अर्थशास्त्रियों को सुना जाएगा और आने वाले समय में किसानों को जो एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है उसे कैसे निपटना है, उससे कैसे बाहर निकलना है, किसानों की आमदन को कैसे बढ़ाना है, किसानों को अपनी फसल का ज़्यादा पैसा मिले, उनकी फसल में वैल्यू एडिशन हो, इसके बारे में कैसे प्रबंध करना है। इस सब बात में आज जानकारी, आज कंसल्टेशंस, आज डिस्कशंस होंगी। लेकिन जिथे कृषि विकसित हुई है, देश विकसित होया है, देश कृषि फूड सैल्फ सफिशिएंट होया है, फूड के खेत्र च आत्म निर्भर होया है, उत्थे साडे किसानां दी दुविधावां काफ़ी वध गईयां ने, कठिनाइयां काफ़ी वध गईयां ने। उन्हां दी कठिनाइयां इस कदर दी वध गईयां ने कि किते सुसाइड्स की खबर आउंदी है, किते किसानां दे कर्जे वधन की खबर आउंदी है और किते किसानां दे अपने रोज़ की दो टाइम की रोटी लई पूरे पैसे, पूरा लाइवलीहुड उन्हां दा नहीं मिल सकता। ये दिक्कतां क्यों आईयां ने? कृषि जे विकसित हुई है, जे उत्पादन वधिया है, देश दा अन्न भंडार वधिया है, किसान गरीब क्यों होया है, किसान नूं तकलीफ क्यों है, किसान दे अपने घर च सुख शांति क्यों नहीं है? किसान दी जिहड़ी माँ है, ज़मीन है, उहदी क्वालिटी विच काफ़ी गिरावट आई है। पानी का बहुत नुकसान होया है। साडे अपने सूबे विच लै लो, मैं एक सिर्फ फिगर इत्थे बैठे माहरां नूं दसना चाहांगा। सन 66 दे विच जदों हरित क्रांति शुरू हुई, जदों ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुई, साडा सिर्फ 3-4% रकबा सी पूरे सूबे का, जिथे हेठले पानी का जिहड़ा लैवल है वो 10 मीटर तो थल्ले सी। 2010-11 की फिगर सानू दित्तियां गई हैं, उहदे विच सानू दस्सिया गया साडा 92% रकबा इस तरह का हो गया है जिथे हेठला पानी है वो 10 मीटर तो थल्ले चला गया है। पानी थल्ले जा रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, सॉयल हैल्थ डिटीओरेट कर रही है। फार्मर नूं जिन्ने पैसे अपनी जिंदगी का चंगा बसर करने लई, गुजर बसर करने लई मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे। ये कुछ ना कुछ कारण होंगे। की कारण ने? कि साड़ी पॉलिसी जिम्मेवार ने, कि साड़े प्रोग्राम जिम्मेवार ने, या साड़ी अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, साड़ी एग्रीकल्चर इकनॉमिक्स उस दिशा में नहीं जा रही जिस दिशा में सानू जाना चाहिए। मैं महारां दे अगे कुछ क्वेश्चनस रखना चाहूँगा और साड़े मानयोग मुख्यमंत्री जी का एक बेसिक फिलॉसफी है कि तुसी इत्थे बैठे सारे माहर ते किसान, उन्होंने सुझाव पेश करो, उन्होंने सलूशनस दसो। जे तुसी सलूशनस दसोगे, सुझाव दोगे, वो कोशिश कर देने कि उस पर फैसला दिता जाए, उस पर डिसीजन दिता जाए। द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द गवर्नमेंट, आर डिपार्टमेंट इज, आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हु हैपन्स टू बी द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑल्सो, इज दैट प्लीज गिव मी द सजेशंस, प्लीज गिव मी द सॉल्यूशंस, विल गिव यू द डिसीजंस। सबसिडी का बहुत रौला पै रहा। जे ਆਪਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ USA ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਪਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲ ਦੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਬਸਿਡੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾਉਣ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਯੀਲਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਰ ਮਿਲੇ। ਫੋਕਸ ਕੀ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹ ਚੋਂ ਡੇਅਰੀ ਆ, ਪੋਲਟਰੀ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਭ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਆ। ਡੇਅਰੀ ਆ, ਪੋਲਟਰੀ ਆ, ਪਿਗਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ। ਫਿਸ਼ਰੀ ਆ, ਫਿਸ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮਸ਼ਰੂਮ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। FCT ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ, 57% ਸੀ। ਇਹ 57 ਤੋਂ 27 'ਤੇ ਹੈਗਾ, 30% ਘਟਿਆ। 30% ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, GDP ਦੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨੇ ਕੁ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਕੁਛ। ਉਧਰ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਘਾਟ ਆਈ ਆ, 14% ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਾ ਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਰਜ਼ਾ। ਅੱਡ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਡੇਟਾ ਵਾ, ਅੰਕੜੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਆ, ਪਰ ਫਾਰਮ ਡੈਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੇਖੀਏ, 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ 68,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ, ਮੈਂ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸੁਇਸਾਈਡ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 6128 ਸੁਇਸਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 3500 ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਆ। ਔਰ 3500 ਚੋਂ 79%, 80%, 4 ਹਿੱਸੇ ਪੰਜਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪਰੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1990 ਨੂੰ 2005 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ, 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਹੈਗੇ 2005 'ਚ। 2 ਲੱਖ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮੋਟਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਤਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਇਨਕਮ ਕਿਤਨਾ ਵਧਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੀਲਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈਏ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਤਨਾ ਵਧਾਈਏ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਡੇਟਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਈਏ ਸੰਦ, 35% ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਲਈਏ ਸੰਦ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਤੇ ਅਲਾਈਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਉਣਾ। एक बात तो ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे दिलो साहब ने भी कहा कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, हाई कॉस्ट एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल फार्मर्स तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है खेती बाड़ी में रहने का जो हालत हो गया है। और लेकिन जाए तो जाए कहाँ? गांव में, पंजाब के गांव में मैंने जाके लोगों से जब डिस्कस किया, देखा कि थोड़ा बहुत लोगों ने अगर पढ़ भी लिया, स्कूल फाइनल कर लिया या ग्रेजुएशन कर लिया, तो उनको कहीं काम भी नहीं मिलता, कोई नौकरी उनकी है ही नहीं, इतना रेस्टलेस है और ड्रग एडिक्ट्स हो गए हैं। बाप के पैसे पे मतलब किसी तरह से उसको कैसे खर्च किया जाए, वो एक टेंडेंसी हो गया है, और आगे कोई उनको दिशा नहीं दिखाने वाला है। तो ये सिचुएशन एक अब बम के बिस्तर पे बैठे हुए हैं, कभी भी वो एक्सप्लोड होगा जब तक आप उसको स्किल नहीं दे के, और स्किल दे के कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। और एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल्स मेरे ख्याल से पंजाब में बहुत है,
मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि एक सबसे बड़ा पोटेंशियल तो है कि अब सरप्लस प्रोड्यूसर से एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को अपने जिस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते थे रिफॉर्म्स के थ्रू से, उसको आपने नहीं किया। टैक्स रिफॉर्म हो, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, एक तो ये है। दूसरा है कि आज के दिन में खाली एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर के रूप में नहीं देख के एक रूरल डेवलपमेंट के वे में देखना पड़ेगा कि गांव में और क्या हो सकता है, किसानों का डिमांड और क्या है। उनको अच्छा एजुकेशन चाहिए, उनके बच्चों को, उनके सारे परिवार के लोगों को अच्छा हेल्थ केयर चाहिए। अगर प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज़ और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ही आकर आप डेवलप करें और साथ साथ लोगों को जो नेक्स्ट जनरेशन में एजुकेशन एंड स्किल मिलेगा, उनको वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, तो काफ़ी हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये आज के दिन में नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए पंजाब का कि रूरल यूथ को, फार्मर्स यूथ को एजुकेशन और स्किल प्रॉपर, तो इस एजुकेशन तो फिर भी है, इस स्किल नहीं दिया गया है। और साथ साथ एग्रो प्रोसेसिंग और एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ डेवलप करके रूरल एरियाज में ही ग्रोथ सेंटर के अप्रोच हमने कभी सोचा था, लेकिन कैसे एवरी विलेज क्लस्टर को ग्रोथ सेंटर बना के ये सारे इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम में डेवलपमेंट दे के कैसे एम्प्लॉयमेंट का भी अपॉर्चुनिटीज लोकल लेवल पे ही करे, उसके लिए हमने कुछ नहीं कहा। हमने तो कह दिया कि ठीक है, पढ़ लिख के लोग लुधियाना चला जाएगा या चंडीगढ़ जाएगा या दिल्ली जाएगा, या कोई कुछ नहीं मिलता है तो मैंने कनाडा में भी देखा लोग टैक्सी ड्राइविंग भी करते हैं ग्रेजुएशन करके, पंजाब के रूरल एजुकेटेड पर्सन। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पंजाब में ह्यूज पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए एक दिशा देने की ज़रूरत है और साथ साथ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है। मैं समझदा कि खेतीबाड़ी तरक्की वास्ते किसान की आमदनी वधे वो 3 हिस्से ने। पहला हिस्सा है न्यू टेक्नोलॉजी, दूसरा है शोर्ट मार्केटिंग एट रिजनेबल प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटीज़, नॉट ओनली व्हीट एंड राइस। जी प्राइसेस कमोडिटीज़ ने फिक्स होंदियां वो इसलिए गवर्नमेंट ने कर दी है, उस बारे में बाद जिक्र करूँगा। तीसरी चीज़ करने वाली है साढ़े डेयरी, जो डेयरी की है। डेयरी वास्ते भी जिन्हें चेर दुध की कीमत प्रॉपर ना होवे, डेयरी भी कामयाब करनी बड़ी मुश्किल है। और उस वास्ते मैं पहले सजेस्ट कर दिया कि मेरे ख्याल से कोई पंजाब में कोई एक स्टैंडिंग कमेटी चाहिए है जी हर 6 महीने बाद मिल्क की प्राइस डिटरमिन करे। जे उन्होंने 6 महीने इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ गई है तो प्रपोर्शनली दुध का भाव बढ़ना चाहिए, नहीं तो डेयरी जिथे इन्नी इन्वेस्टमेंट होंगी जिम्मेदार की उत्थे उन्होंने कामयाबी नहीं मिलेगी। डिटेल गल करने तो पहले मैं थोड़ा पंजाब की खेती का पिछोकड़ दसना चाहना। मैं 1949 महकमा ज़राअत खेती शुरू की, नौकरी शुरू की थी। उदों पंजाब के सिर्फ 38% रकबा से पानी लगता सीगा। मेजोरिटी एरिया साडा बरानी सीगा, कणक भी बरानी सी, कणक में छोले बाग बीजते थे, कणक में सोहरा बाग बीजते थे। इधर साउथ वैस्ट से बाजरा बहुत होंदा सीगा या थोड़ी बहुत कपाह होंदी सी। खेतीबाड़ी की उपज बढ़ाने वास्ते 2 ही तरीके ने, एक तो या तो वो उपज बढ़ाई जाए, यील्ड बढ़ाई जाए, या रकबा बढ़ाया जाए। यील्ड बढ़ाने वास्ते नवी टेक्नोलॉजी देने वास्ते यूनिवर्सिटी ने मदद की, सरकार ने प्रायोरिटी दी एग्रीकल्चर रिसर्च नूं। एरिया बढ़ाने वास्ते जिमींदारां ने खर्च किया और बहुत खर्च किया। ट्यूबवैल लाए, जमीन डेवलप की, खर्चा किया। कुछ साल बाद वो पानी थले चला गया, उन्हें डूंगे ट्यूबवैल लाए, होर 80,000 1 लाख रुपया, कई लोगों ने ज़्यादा खर्च भी किया, उत्थे सबमर्सिबल पंप लाए। फार्मर की बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट सी, जिहदे करके साढ़े डबल क्रॉपिंग हुई, यील्ड वध गई क्योंकि टेक्नोलॉजी नवी आ गई। रिजल्ट यह होया कि साड़ी प्रोडक्शन वध गई और हिंदुस्तान नूं खुराक पंजाब ने दी। लेकिन क्या किसान नूं पूरे भाव मिले, चाहे उन्होंने आमदनी पूरी मिली, वो मैं समझना नहीं मिली। मैं कई बार सोचदा
कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੇ ਜਿਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ज़्यादा हो सके। मेरा ये निवेदन है कि गांव की आबादी सहित सारे रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करके रजिस्ट्री का ऐसा सिस्टम कर दें कि जिस दिन रजिस्ट्रार रजिस्ट्री के कागज पर दस्तखत करे, खरीदने वाले को उसका अधिकार पत्र कानूनी मिले, उसमें मुकदमे की गुंजाइश नहीं रहे। और ये मॉडल्स उपलब्ध हैं इंग्लैंड की रजिस्ट्री में, मैंने खुद जाकर देखा, ये हो सकता है भारत में। दूसरी ये बात कहना चाहता हूं। तीसरी बात, छोटे साइज होने के कारण जब किसान का बेटा किसी सर्विस पर चला जाता है, चाहे वो चपरासी बने, बैंक में जाए, पुलिस में जाए, रेलवे में जाए या किसी और नौकरी में, हमारे खून में ये बात है कि हम अपनी जमीन के ऊपर अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहते। परंतु उस 2 एकड़ 1 एकड़ के ऊपर खेती कौन करे? तो उसके लिए हमने सुझाव दिया था एग्रीकल्चर कमेटी की रिपोर्ट में 1993 में, 1994 में, उसके बाद में जब मैं योजना आयोग में था उस समय भी, कि अपनी जमीन को पड़ोसी को पट्टे पर देने का अधिकार पत्र लीगलाइज कर दीजिए। ये कानून बादल साहब दिल्ली में बैठकर उन लोगों ने बनाया था जिनके बाप दादे ने कभी खेती नहीं करी। उसको लीगलाइज कर दीजिए, वो एनफोर्सिबल हो, किसान के ऊपर भी एनफोर्सिबल हो और जो दे रहा उसके ऊपर भी। उसका पीरियड मेंशन कर दीजिए, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दीजिए, एंड इन लीगल लैंग्वेज दैट शुड बी एन एनफोर्सेबल जस्टिशिएबल डॉक्यूमेंट। तो छोटे किसानी वाला आदमी जो बाहर चला गया, अपनी जमीन पड़ोसी को, अपने भाई को, चचेरे भाई को, ताया को, चाचा को देकर चला जाए, उसकी जमीन का अधिकार भी सुरक्षित रहे। हमारे यूपी में तो ऐसा बेहुदा कानून है, आपके यहाँ मुझे मालूम नहीं, कि अगर पट्टे की साबित हो गई 3 काश्त तो वो सरकारी जमीन हो जाती है। एक इस बात पर विचार करने की बात है, और आप आदेश करेंगे तो उसका जो विवरण है उसकी डिटेल्स बनाने का प्रयास अधिकारियों के साथ बैठकर कर सकते हैं। ये तो जमीन से संबंधित कुछ समस्या हुई। एक बादल साहब, हरित क्रांति तो ले आए हम और सारे विश्व में उसकी ख्याति हुई। एक समय ऐसा था 51 मिलियन टन अनाज हिंदुस्तान पैदा करता था और उसे शिप टू माउथ रजीम कहा जाता था। अमेरिका के PL 480 के तहत अनाज से लदे हुए जहाज जब बंदरगाह पर लगते थे, जब करोड़ों लोगों के पेट में अनाज भेजने का इंतजाम होता था, उस समय पश्चिम के वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री ये भविष्यवाणी किया करते थे कि 1975 तक हिंदुस्तान फिर भुखमरी के कगार पर चला जाएगा, यहाँ उसी तरह के अकाल पड़ेंगे जैसे 1943 में बंगाल में पड़ा था, जिसने बंगालियों को भूखे बंगाली की संज्ञा दी। परंतु पंजाब ने उसमें अग्रणी भूमिका अदा की और आज हम इस साल सूचना यह है कि 263 मिलियन टन अनाज पैदा करने जा रहा है हिंदुस्तान, 5 गुना से ज्यादा उत्पादन बढ़ा है। परंतु है क्या? ये अनाज तो उत्पादन हो गया 2 चीज केवल, गेहूं और चावल। आपके यहां के फोटो में देखिए मैंने, सड़ रहा है पड़े हुए, गरीबों के पेट में नहीं जाता। दूसरी तरफ दाल और खाद्य तेल हमें आयात करने पड़ रहे हैं। वो क्यों आयात करने पड़ रहे हैं, उसकी कुछ समस्याएं हैं। मैं 2010 में सर बादल साहब, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में टीचर भी रहे, प्रोफेसर, उन्होंने बुलवाया था, मुझे कहा कि मैं कृषि और दामों के बारे में, इन्फ्लेशन के बहुत चिंतित हूं। तो हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर सर कहते तो सब हैं, करता कोई कुछ नहीं है। तो थोड़ा चिढ़ गए मेरी बात से। क्या मतलब है? तो बात तो लंबी है सर, एक बात का उदाहरण दूंगा। उस समय अरहर की दाल का भाव बाजार में 105 रुपए किलो था 2009-2010 में, आपको याद होगा। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने 2800 रुपए क्विंटल दिया था। जब मैं कृषि समिति में था भारत सरकार की, संसद की, उस समय हमने दाल के मिल मालिकों को बुलाकर उनसे पूछा कितना खर्चा आता है दाल बनाने में। तो सर उनका ऑफिशियल डिपोजिशन है हमारे सामने कि 8 से 10% खर्चा आता है।
तो 28 रुपए की दाल आप 35 में बेच दीजिए, 40 में बेच दीजिए, 42 में बेच दीजिए, 50% मार्कअप करके सोने की प्लेटिंग कर रहे हैं कि आप उसके ऊपर 105 रुपए में बेच रहे हैं। कैसे हो रहा है? एक तरफ तो कंज्यूमर मर रहा है, एक तरफ किसान को पैसा नहीं मिलता। तो बोले क्या करें? मैंने कहा साहब आप एक प्राइस बैंड सिस्टम अडॉप्ट कर दीजिए। और मुझे आश्चर्य होता है, इतने बड़े अर्थशास्त्री विश्व के प्रसिद्ध मनमोहन सिंह जी बोले ये क्या होता है? तो हमने कहा सर स्टॉक एक्सचेंज में तो आपने लगा रखा है, किसान पे नहीं लगाएंगे। जितना दाम किसान को मिले उससे 40% से ऊपर दाल नहीं बिकेगी। ये कानून 1966 की आवश्यक जिन्स कानून में आपके पास मौजूद है, कर दीजिए, कल दाम घट जाएगा। आप बताएं सर नहीं हो सकता? मैं तो सरकार में रहा हूं, मैं तो विश्वास से कह सकता हूं कि हो सकता है। तो मेरा ये निवेदन है सर कि दाम के विषय में जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, डॉक्टर कलकट ने भी की, डॉक्टर ढिल्लों ने भी की, डॉक्टर हक ने भी की। डाइवर्सिफिकेशन तो कर दिया किसान ने। आपने गेहूं की कमी हुई तो पंजाब और भारत के किसान ने गेहूं का भंडार भर दिया। चावल की कमी हुई, चावल का भंडार भर दिया। फल और सब्जी कही तो उसका भंडार भर दिया। प्याज खत्म हो गई बारिश के कारण या सूखे के, तो आसमान सिर पे उठा लिया शहर के लोगों ने। और जिस बार किसान को अपना ट्रक लेके गुड़गांव और दिल्ली की मंडी में जाके ट्रक का भाड़ा नहीं निकलता, एक लाइन किसी अखबार में या किसी टेलीविजन में नहीं निकलती, उसके लिए कोई आंदोलन नहीं करता। इन नुकसानों के लिए बीमे की व्यवस्था की गई थी। मैं तो उस समय मौजूद था सर कृषि मंत्रालय में, आपसे भी हमने चर्चा की थी। इंडिविजुअल फार्मर का जब तक आप बीमा नहीं करेंगे, ये सब कंपनियों के और अधिकारियों के और संवेदनहीन राजनीतिज्ञों की मिली भगत है कि साहब तहसील के स्तर के ऊपर नुकसान होगा तो आप आकलन करेंगे। जब आप जीवन बीमा, कार का बीमा, ट्रैक्टर का बीमा, दुकान का बीमा, मकान का बीमा इंडिविजुअल बेसिस पर कर सकते हैं, खेती का बीमा क्यों नहीं कर सकते? मैंने तो वो खुद बनाया था NAIS, मेरी कलम का बना हुआ, नहीं लागू किया भारत सरकार। उसको पंजाब में पहल करें सर आप। दूसरा ये कि दिल्ली की मंडी आज़ादपुर एशिया की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट की मंडी है। मैं तो सर छोटा किसान हूँ, मेरे पिताजी के पास तो 10 एकड़ थी। यहाँ आपके यहाँ रिश्तेदारियाँ मेरे हैं सैकड़ों एकड़ वाले, भाग्यशाली हैं आप लोग। मेरी ससुराल वालों का अबूब शहर से किन्नौ जाता था। मैं मंडी चला गया एक बार, मेरा साला बीमार था। वहाँ तो 35 रुपये का कट्टा बिका किसान का। उसी समय 5 आदमी आए, रुमाल ढका हाथ के ऊपर और 60 रुपये भाव खोल के उन्होंने 25 रुपये कमा लिए 1 मिनट में। किसान की तो ऐसी तैसी हुई 1 साल। उसने जोत करी, खोदी करी, खाद डाला, दवा डाली, तोड़ा, बोरी में भरा, वहां लेके आया, पानी दिया, उसको तो 35 रुपया मिलता है। और वो बदमाश बिचौलिया 1 मिनट में 25 रुपये लेके चला गया। 90 में उसने होलसेल डीलर को बेच दिया। शाम को मैं जाकर देखता हूं तो मार्केट में वही 120 से 140 रुपये मिल रहा है। क्या अन्याय है? मैंने तो सर उस दिन आपसे निवेदन किया था, बुरा मत मानिए, आप बुजुर्ग हैं, आप पिता की तरह हैं, आपके ऊपर अधिकार है हमारा शिकायत करने का। एयर कंडीशन मंडी आपने बना दी, उसके लिए बधाई। परंतु जब वहां किसान को मिलेगा दाम, तब उसकी सफलता मानी जाएगी। तो मेरा ये निवेदन है सर कि मार्केटिंग कमेटी का सिस्टम जो किसान का शोषण समाप्त करने के लिए लाया गया था, आज सरकारी लाइसेंस के माध्यम से बैठे हुए बिचौलिए और व्यापारी सरकारी कानून के अधिकार से किसान का शोषण कर रहे हैं। इसके विपरीत आपको किसानों की अपनी मंडी, जिसमें किसान सीधा आकर बिना बिचौलिया के बेच सके, ये हमारे कहने से चंद्रबाबू नायडू ने किया था सर हैदराबाद में, रायतू बाजार बनाकर। मैं वहाँ 6 घंटे लगाए, मुझे याद है 1 अप्रैल 1999 को बिना बताए गया था कि मैं मंत्री हूँ। उपभोक्ता को 50% कम पर सब्जी फल मिलता था और उत्पादक को 50 से 60% दाम ज्यादा मिलता था।